ऑल राइट बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वेव ऑप्टिक्स फॉर क्लास 12 के अंदर आज हम आगे बात करेंगे किस चीज के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और कॉम्पिटिशन्स चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए, नीट के लिए या जेई मेंस के लिए, दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में। आप तो आपके पास ये मान के चलो फुल डेरिवेशंस भी हैं इसमें से पूछने के लिए, आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेरिवेशन करनी है, आपको फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो कलेक्टिवली दोनों जगह ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से टॉपिक पहले रिवाइज करना है, और उसके बाद में इन क्वेश्चंस के थ्रू भी मैं उन टॉपिक्स को, उन बातों को रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, तो जिससे कि आप बहुत आसानी से जो है वो चीजों को सीख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरफेरेंस इन वेव ऑप्टिक्स, राइट। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इंटरफेरेंस पे। Two slits in Young's double slit experiments are illuminated by two different lamps emitting lights of the same wavelength. Will you observe the interference pattern? Justify your answer. देखो क्या समझना है आपको, ये वाली बात समझाई थी जब हमने ये इंटरफेरेंस वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने ये समझा था कि बेसिकली हमारे पास इंटरफेरेंस लाने के लिए दो कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत होती है, दो कोहेरेंट सोर्सेस जो कि लाइट एमिट करते हैं, जो कि सेम फेज में होती है या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस में होती है। यही बात समझ में आई थी। अब जब हम दो डिफरेंट सोर्सेज ले रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, दो डिफरेंट सोर्सेज कभी भी सेम फेज में लाइट एमिट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो सोर्स बड़ा है तो वो मल्टीपल सोर्सेज का काम करता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देयर ऑलवेज बी सम टाइम लैग एंड फेज लैग बिटवीन द वेव्स एमिटेड बाय दोज टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, ठीक है, तो दो डिफरेंट सोर्सेज जो है वो कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बन सकते, इसलिए वो कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, what is the effect on the interference fringes in the Young's double slit experiment if the screen is moved away from the plane of the slits? देखो, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हम लेके चलते हैं। फ्रिंज विड्थ अगर मिल जाएगी, फ्रिंज मिल जाएगी बेसिकली, तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, मतलब हमारा यहाँ पर है। आपको पता है कैपिटल डी क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, है ना, और स्मॉल डी जो है वो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब बीटा जो है वो कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम स्क्रीन को दूर कर देंगे, मतलब डी बढ़ा दिया तो डेफिनेटली बीटा की वैल्यू यानी कि फ्रिंज विड्थ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, हमें ये भी याद रखना है कि अगर हम फ्रिंज विड्थ, हम जो डी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो उस केस में फ्रिंज विड्थ इतनी बड़ी बन जाएगी कि वो पैटर्न की फॉर्म में हमें स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड? देखो जी, अब एंगुलर सेपरेशन का मतलब भी हमारा यहाँ पर बीटा से ही है। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है वो अगर इंक्रीज हो जाती है, बीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस डी के, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। तो अगर हमारे पास डी इंक्रीज हो जाता है, इसका सिंपल मीनिंग जो होगा वो बीटा डिक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ जो होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा आपको कितना दे रखा है, 600 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹। ठीक है, इतना मीटर, और इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 3 मिलीमीटर। तो स्लिट विड्थ दे रखी है d इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन अ स्क्रीन कैप 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। कैपिटल डी भी दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है,
दिस इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो सारी वैल्यूज आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास डी है इसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में। ठीक है, तो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही हो जाती है कि फॉर्मूला भी आता है, सब कुछ आता है, बट यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, कैपिटल डी 3 मीटर है, डिवाइडेड बाय आपके पास डी है स्मॉल डी 3 इंटू 10⁻⁻3। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो इजी हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो दिस इज 6 इंटू 2 1200 आ रहा है। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻9 और +3 -6 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, तो इक्वल हो गया, देखो 1.2 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हो, -3। ठीक है, -3 मीटर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। राइट, तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया इसके अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Width of two slits in Young's experiment are in ratio 4:1। तो आपको width की रेशो दे रखी है W1/W2 which is 4/1। ठीक है, what is the ratio of amplitudes? तो amplitudes किसके इक्वल होता है, देखो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि इंटेंसिटीज का रेशो, ठीक है, वो विड्थ के रेशो के इक्वल होता है, और वो आपके पास एम्पलीट्यूड जो होते हैं उनके स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है। तो ये तो बड़ा इजी हो गया, ये 4/1 हो गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है ना। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 2/1। तो आपकी रेशो A1:A2 कितनी आ जाएगी, 2:1। देखो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये वाला फॉर्मूला जानते ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। तो हर चीज को मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. Find out the intensity of light at a point where path difference is lambda/3। सॉल्यूशन के साथ साथ ही इसको समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर phi/2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान में रखिएगा। उसने ये बोला है कि जब वेवलेंथ उसकी लैम्डा है ना, तो पाथ डिफरेंस, सॉरी, जब लैम्डा है तो उसकी इंटेंसिटी के यूनिट है। अब देखो पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा दे रखा है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी आप पुट कर पाओगे। ठीक है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई/लैम्डा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपके पास पाथ डिफरेंस था। तो आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो फाई की वैल्यू आपको मिल गई। तो 5/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और इस केस में आई जो है वो के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, देखो 4I0 कॉस स्क्वायर 2 पाई/2 मतलब पाई हो गया। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। सो यू हैव k इज इक्वल टू 4I0, एंड यहां से हम कैलकुलेट करके रखेंगे I0 की वैल्यू विच इज k/4। ये हमने निकाली। अब हम सेकंड केस लेते हैं। हमें इंटेंसिटी उस पॉइंट पे निकालनी है जहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, λ/3। तो पाथ डिफरेंस अगर इतना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा उस केस में, 2 पाई/λ मल्टीप्लाइड बाय λ/3। ये कितना आ गया, 2 पाई/3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अगर कॉस, देखना जरा, 5/2 निकालोगे तो कॉस पाई/3 हो गया, 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय 2, तो पाई/3 हो गया। कॉस पाई/3 की वैल्यू यानी कि ये कितना है, 60, तो ये वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा इस केस में, आई विल बी 4I0 कॉस, ये कितना था, 1/2 आई ना ये वैल्यू कॉस 5/2 की, तो हमने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। आई जो है वो I0 के इक्वल आ गई, और I0 की वैल्यू कितनी निकाली थी, k/4 निकाली थी।
तो उस पॉइंट पे जहां पर पाथ डिफरेंस λ/3 होगा, वहां पर इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी, k/4 होगी, अगर इनिशियली आपको k दे रखी थी इंटेंसिटी जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इंटेंसिटी I1 को I ले लेते हैं, दूसरी इंटेंसिटी I2 को 4i ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज π/2। फाई की वैल्यू आपको π/2 दे रखी है, तो आपने फॉर्मूला क्या डालना है, I जो होता है वो किसके इक्वल, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, ये आप यूज करोगे। अब I1 की वैल्यू तो हमारे पास I है, I2 की वैल्यू हमारे पास 4i है। ठीक है, और ये उसी तरह से I इंटू 4i हो गया, और ये हो गया cos π/2, और आपको पता है cos π/2 जो होगा वो जीरो होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास I प्लस 4i किसके इक्वल हो गया, 5i के इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसको हम डिफरेंट भी शो कर सकते हैं, आई डैश भी शो कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आई ऑलरेडी गिवन है, तो थोड़ा सिंबल डिफरेंट रखने चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हाई इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो देखो हमारे पास बीटा जो होता है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। दो केसेस पूछ रहा है, अगर तो वो इनफाइनाइटली क्लोज है, इनफाइनाइटली क्लोज का मतलब d टेंड्स टू जीरो है, और दूसरा केस वो पूछ रहा है फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब d टेंड्स टू इंफिनिटी है। दो चीजें हमसे वो पूछ रहा है, दोनों केसेस में हमें पैटर्न क्यों नहीं ऑब्जर्व होता, तो देखो अगर d टेंड्स टू जीरो है तो बीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा मतलब फ्रिंज विड्थ इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कि आप उसको स्क्रीन पे देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, देख नहीं पाओगे तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। बात समझ में आई है। दूसरा सेम इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर d जो है हमारे पास टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो उस केस में जो बीटा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब फ्रिंज विड्थ ना के बराबर अवेलेबल होगी। जब फ्रिंज की विड्थ ही नहीं होगी तो आपको पैटर्न वहां पर दिखाई ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों केसेस में अगर सोर्सेज जो कोहेरेंट सोर्सेज है, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए, इनफाइनाइटली क्लोज हो जाए या इनफाइनाइटली फार ऑफ हो जाए, दोनों केसेस में हमें पैटर्न दिखाई नहीं देगा, ऑब्जर्व नहीं होगा स्क्रीन पे। ठीक, ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द apparatus इज इमर्स इन वाटर। तो अगर वाटर में डाल देंगे, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा उसके अंदर, तो ध्यान में रखिएगा चेंज क्या आना है कि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट का जो है वो डिफरेंस आएगा, है ना। जो लाइट ट्रेवल करेगी उसके अंदर, जब वाटर में ले जाएंगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस आएगा। वो जो स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस है उसी के कारण हमारे पास देखो बीटा जो हो गया फिर से लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के इक्वल होता है। जब हम उसको वाटर में इमर्स कर देंगे बीटा डैश जो हो जाएगा, तो जो वेवलेंथ होगी है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इंटू डी बाय डी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जो वाटर का, अब ये देखो इनवर्सली आ जाएगा ना, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, वो 4/3, यानी कि बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो छोटा हो जाएगी, यानी बी डैश जो है वो लेस देन, मतलब बीटा डैश जो है वो लेस देन बीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड है, व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो जी, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो हर कलर जो है, हर वेवलेंथ जो उसका उसके अंदर है, वो अलग अलग जो स्पीड से ट्रेवल करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अब डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो मिलने की बजाय आपको कलर्ड पैटर्न जो है वो मिल जाएगा, जो विबग्योर के कलर हैं। ठीक है, वो विबग्योर के कलर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेंगे, तो आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस वहां पर नहीं मिलेंगे, इसलिए वहां पर भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है।
ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। ठीक है जी, इफ द डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न, शो दैट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वुड बी आई नॉट बाई 4। समझना है, आपको ये दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस y है, ठीक है, दिस y इज बीटा बाय 3, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। बीटा किसके इक्वल होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो 3 से और मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब अगर ये केस आता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस का वैल्यू हमने निकाला था, किसके इक्वल होता है? अगर हम, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा ना, तभी बात बनेगी इस केस में। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, वाई की ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज लैम्डा डी बाय 3d मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी। ठीक है, तो कैंसिल हो गए, कितना बचा? लैम्डा बाय 3 के इक्वल हो गया। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस मतलब फाई। फाई किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, इनटू पाथ डिफरेंस। कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आई का फॉर्मूला विच इज आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो आप इसको जब पाई माइनस पाई बाय 3 लिखोगे तो कॉस माइनस कॉस पाई बाय 3 आएगा, है ना? वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12। तो -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो, 1/4 ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? I0/4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The figure given below shows an experiment set up for Young's double slit experiment to observe interference of light on the screen OP. Here part difference SS2 minus SS1 is lambda by 4, दे रखा है ऑलरेडी। Obtain the expression for constructive and destructive interference at point P in terms of path difference, ठीक है, which is S2P minus S1P। तो देखते हैं जी अब इसको कैसे करेंगे। यहां से आपके पास देखो सोर्स है, मेरी समझना जरा इसको। अब अगर हम पाथ डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करें, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? S2 प्लस S2P, है ना? यहां से इसको जोड़ा और ये P पे पहुंचा, ठीक है, उसमें से माइनस कर दें S1 और प्लस S1P। ठीक है, S1 प्लस क्या हो जाएगा? S1P। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। SS2 में से SS1 माइनस कर दिया मैंने और प्लस करके S2P माइनस S1P हो गया। सही है, अब हमारे पास, ध्यान में रखिएगा, ये किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये लैम्डा बाई 4 है। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास S2P माइनस S1P है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो अब अगर हम S2P माइनस S1P निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाथ डिफरेंस माइनस लैम्डा बाई 4। तो अब क्या करना है? कंस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस डाल देंगे और डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव का। तो जब हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं, अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है? पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा। तो आपका आंसर क्या आया? S2P माइनस S1P विल बी n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम डिस्ट्रक्टिव के लिए लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है पाथ डिफरेंस? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो आपके पास सेम चीज S2P माइनस S1P किसके इक्वल आ गया? इसकी जगह ये वैल्यू डाली 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा जो कि डायग्राम बेस्ड होते हैं, कुछ चीजें दे रखी होती, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो गिवन होता है ना उसको बहुत क्लियरली समझना होता है और उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:1, प्रूव दैट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है जी। तो विड्थ दे रखी है जी W1:W2, जो कि I1/I2 के इक्वल होती है, जो आपको 9:1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये हमें आई मैक्स और आई मिनिमम जो है ये हमें फाइंड आउट करना है अपॉन आई, मतलब ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू हमें 5/3 प्रूव करनी है बेसिकली। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब हमें पता है देखो कि ये जो होता है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड्स के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, A1² अपॉन A2², है ना। तो आप एक तरह से A1/A2 की वैल्यू 3 जो है वो फाइंड आउट करके छोड़ दो पहले तो। अब आगे काम करेंगे इसको, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। दिस इज के A1+A2 का स्क्वायर, और दिस इज के, ये क्या हो जाएगा A1 - A2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सेम चीज लिख रहे हैं A1+A2 का स्क्वायर और A1 - A2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, के कॉमन लेके कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारे पास A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2, और A1² प्लस A2² माइनस ट्वाइस ऑफ A1 A2 डिवाइडेड बाय सेम चीज, क्या आ जाएगा A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ये माइनस था बीच में, माइनस है ये, ठीक है। और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1² माइनस A2² प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2, ये वैल्यूज आ जाएंगी। कैंसिलेशन देखो, ऊपर तो ये कैंसिल हो रहा है और नीचे हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो रही है। तो आप देखोगे ऊपर ट्वाइस ऑफ क्या बच रहा है A1² प्लस A2², और नीचे जो बच रहा है वो 4 टाइम्स A1 A2 बच रहा है, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखेंगे ये जब हम करेंगे तो अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1/2 तो बाहर ही छूट गया, A1/A2 हो जाएगा और यहाँ पर A2/A1 हो जाएगा, है ना। दोनों वैल्यूज सेम ही है। A1/A2 अगर 3 है तो A2/A1 कितना होगा 1/3, तो 3 प्लस 1/3, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, आपका आंसर आ गया, आपकी रेशियो 5/3 जो आपको प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चंस की रेंज बहुत होती है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है, फॉर्मूले वही है, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते चले जाओगे तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थे इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे लिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझो, आपको लग रहा है कहीं पर कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको समझने में या चीजों को करने में, इसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक से क्लियर नहीं हुए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो। मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, उन वीडियोस को जाके देख लो, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आप आई बटन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोनों चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, वीडियो में मैंने बहुत क्लियर से बता रखा है, तो दोनों चीजें आपके काम आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के बाद, क्वेश्चंस के टाइप्स देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन एग्जाम के लिए करनी चाहिए। सिर्फ आपको वो थ्योरेटिकल चीजें पता होना जरूरी नहीं है, उसकी एप्लीकेशन आना भी जरूरी है, तभी बात बनती है, ठीक है। राइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बस छोटे से काम रह गया, डिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वेव ऑप्टिक्स फिर ओवर हो जाएगा, ठीक है।